गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? क्या अच्छा जैसा क्या चल रहा है? ऐसा क्या अच्छा चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में जो अच्छे हैं? हैं? क्या बोला? हाँ। अच्छा। रास्ते में कोई टेररिस्ट थोड़ी आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो आप लोग का आज तीसरा दिन है यहाँ पे। आज कितने लोग का पहला दिन है? और कितने लोग की पहली फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास है? तो जिन जिन की पहली क्लास है, क्या उन लोगों को बैच एक्सेस मिल गया है? हाँ। नहीं मिला तो ले लो, जिसको भी नहीं मिला बैच एक्सेस ले लो, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं। फटाफट से जो 2 दिन का जो भी है आपका वो पढ़ के खत्म करो, ठीक है। खैर, आज आज का लेक्चर हमारा ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है जो पिछले लेक्चर से लिंक्ड है, तो जो लोग भी नए हैं उनको समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लॉज। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। कितने लॉज पढ़ने हैं हमें टोटल? 5। 5 में से कितने पढ़ लिए थे? 2। बचे हुए 3 पढ़ेंगे और फिर मोल कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन। करें स्टार्ट? नोटबुक सबकी सब लाए हैं? चलो। तो तीसरा लॉ हमारा क्या था? लॉ ऑफ, पहले तो मैं बता दूं, पहला लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या बोलता है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास हमेशा क्या रहेगा? सेम। पहले जितना मास था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास है। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, जो क्या बोलता है कि जब भी दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो हमेशा जो एलिमेंट का जो मास रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड। ठीक है, आप कहीं से भी उसको ऑब्टेन कर लो, एलिमेंट्स का मास रेशियो विल रिमेन फिक्स्ड। अब हमें तीसरा लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट देखने से पहले एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेटमेंट पढ़ेंगे अभी। ये लॉ ये बोलता है कि अगर मैं सिर्फ दो एलिमेंट लूं, कोई से भी दो एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया फॉर एग्जांपल, इन दो से मिलकर आप या तो दो कंपाउंड बनाओ या दो से ज्यादा बनाओ। जैसे H और O से मिलकर आप क्या क्या बना सकते हो? H2O बना सकते हो, H2O2 बना सकते हो, है ना। तो उसने बोला जब दो एलिमेंट से मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड अगर आप बनाते हो तो किसी एक एलिमेंट का मास तो कर दो फिक्स। जैसे हाइड्रोजन का मास दोनों में ही कितना है? 2-2 ग्राम। तो जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास रेशो हमेशा क्या होगा? होल नंबर रेशो। जैसे इसका मास यहाँ पे कितना है? 16 ग्राम, और इसका यहाँ पे कितना है? 32 ग्राम। तो रेशो कितना आ गया? 1:2। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं और कोई दो एलिमेंट लेती हूँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इससे मिलके आप बनाओ, कितने कंपाउंड बना सकते हो? NO, N2O, NO2, N2O3, N2O5। बना दिया दो या दो से ज्यादा कंपाउंड। अब उसने क्या बोला? किसी एक का मास तो क्या कर दो? फिक्स। अब यहाँ पे N2 N2 N2, तीन में तो N2 है पर बाकी दो में सिर्फ एक N है। एक N है तो दो करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये तो हो गया N2O2, ये पहले से 2 था तो इसको एज इट इज रख दिया। इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यानी N2O4, ये तो पहले से ही 2 था तो N2O3, N2O5। इसमें नाइट्रोजन का मास देखो फिक्स हो गया। एक नाइट्रोजन का होता है कितना? 14। तो दो नाइट्रोजन का कितना हो गया? 28। यानी इन सारे कंपाउंड्स में नाइट्रोजन का मास कितना है? 28। अब मास ऑफ ऑक्सीजन देखो कितना है? इसमें कितना है? दो ऑक्सीजन यानी 32 ग्राम। एक ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम। चार ऑक्सीजन मतलब 64 ग्राम। समझ में आती है सबको बात? तीन का मतलब
48 ग्राम, 5 का मतलब 80 ग्राम, तो रेशो कितना आ गया? 2:1:4:3:5। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा लॉ है कि दो एलिमेंट ही होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दो एलिमेंट मिलकर अगर दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो किसी एक एलिमेंट का मास तो क्या कर दो, फिक्स, और दूसरे का मास रेशो क्या होना चाहिए, एक सिंपल होल नंबर रेशो। क्या पूछा उसने? दिस लॉ वाज स्टडीड बाय जॉन डाल्टन। इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स combine together to form several compounds, several में दो या दो से ज्यादा आ जाते हैं, then keeping the weight of any one element fixed, किसी भी एक एलिमेंट का मास क्या कर दो, फिक्स, the mass ratio of the other element bears a simple whole number ratio। क्लियर है? ठीक है, और ये मैं बता दूं केमिस्ट्री में मास और वेट का मतलब एक ही है। फिजिक्स में फर्क होता है ना, ग्रेविटी कंसिडर करो तो वेट, नहीं तो मास। हमारे यहाँ कोई ग्रेविटी नहीं लगती, एटम इतना छोटा होता है, हम कोई ग्रेविटी ग्रेविटी नहीं मानते। तो मेरे मुंह में जो आएगा मैं वो बोल दूंगी, मास आएगा मास बोल दूंगी, वेट आएगा वेट बोल दूंगी, भावनाएं मेरी एक ही रहेंगी दोनों को लेके। ठीक है, लिख लो। ये डाउट जनरली आते हैं, मतलब जब भी मैं पढ़ाती हूँ ना तो किसी ने कोई एक हैंड रेस कर लेता है, बोले मैम ऊपर वेट लिखा है नीचे मास लिखा है। लिख लिया? बढ़े आगे? कोई लिख रहा है अभी? जल्दी।
हो गया। चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो क्वेश्चन। एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, इन क्वेश्चंस को ना ऐसे करना है आपको, पूरा पूरा एक साथ पढ़ोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो एलिमेंट्स एक्स एंड वाई फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स। एक बार कंपाउंड वन बनाया, एक बार कंपाउंड टू बनाया, ठीक है। इन द फर्स्ट कंपाउंड 10 ग्राम x इज कंबाइंड विद 20 ग्राम y। इसके अंदर अगर 10 ग्राम x है तो उसके साथ 20 ग्राम y कंबाइन होता है, ऐसा फर्स्ट कंपाउंड में। फिर बोला इन द सेकंड कंपाउंड 5 ग्राम x इज कंबाइंड विद 30 ग्राम y। तो बताओ क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होल्ड करता है? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि दो एलिमेंट होने चाहिए, है। दो एलिमेंट मिलकर या तो दो कंपाउंड बनाए या दो से ज्यादा बनाए, तो दो बना रहे हैं ये। उस उन दोनों में किसी एक का मास तो क्या कर दो, फिक्स। तो ये 10 ग्राम एक्स है, 20 ग्राम वाई है। यहाँ पे 5 ग्राम एक्स है, तो किसी एक का मास करना है हमें सेम, तो मैं एक्स का सेम कर देती हूँ। यहाँ पे एक्स का 10 ग्राम है, तो इधर भी एक्स का 10 ग्राम कर देते हैं। तो 5 ग्राम एक्स है तो डबल करोगे 10 ग्राम एक्स हो जाएगा, तो वाई भी डबल हो जाएगा। तो 10 ग्राम एक्स 10 ग्राम एक्स, एक का मास क्या हो गया, फिक्स। दूसरे का मास रेशो निकालो, 20:60, यानी 1:3 आ रहा है ना होल नंबर रेशियो। मतलब हाँ, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को होल्ड करता है। कोई डाउट किसी को? हम लोग किसी के घर जाते हैं जब मेहमान बन के, और वो हमें कोई ऐसे ऑफर करते हैं, एक ट्रे लाते हैं उसमें बड़ी सारी चीजें होती हैं और ऐसे ऑफर करते हैं, तो जब ऑफर करते हैं तो आप पहली बार में ले लेते हो? नहीं ना, मना कर दो ना पहली बार में, नहीं 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 नहीं। फिर दूसरी बार में या तीसरी बार में लेते हो, है ना? ऐसा क्यों? क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि हमारे घर वालों ने सिखा के भेजा होता है हमें, है ना, कि ऐसे नहीं करते हैं कि कोई ऐसे दे तो फटाक से उठा लो, बोले हाँ ठीक है, इसी की तो इंतजार कर रहे थे हम, ऐसे पहले मना करते हैं, ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे कि नहीं 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 खाएंगे। फिर दूसरी बार बोले तो बोले नहीं नहीं बस ठीक है, वो तीसरी बार ज्यादा बोले तो चलो ठीक है कोई नहीं, थोड़ा सा ले ही लेते हैं जब आप कह ही रहे हो तो उनके घर तो आप मेहमान बन के जाते हो, यहाँ पे आप मेहमान नहीं हो। मैं आपसे एक ही बार पूछूंगी, समझ में आया? या हो सकता है वो भी ना पूछूं, तो अगर आपको नहीं समझ में आती है आगे कोई भी बात, आगे जाके कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट, तो आपको खुद से पूछना है। ऐसे नहीं कि मैं पूछूं बोले पूछ लो, नहीं 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 नहीं, दूसरी बार बोलूं पूछ लो, बोले नहीं नहीं, तीसरी बार बोलूं बोले चलो आप इतना कह ही रहे हो तो बता ही देते हैं, ये डाउट है। तो मैं ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दूंगी आपको। मैं आपको पढ़ा दूंगी अच्छे से। उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपकी जिम्मेदारी है हैंड रेज करके पूछना या फिर क्लास के बाद पूछना, ठीक है? हो गया। अगला सवाल। कोई लिख रहा है अभी? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई, 11वीं के बच्चे तुमसे जल्दी लिख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होल्ड्स? थर्ड, ऑल ऑफ द अबव कोई कह रहा है?
नहीं, ऑल ऑफ द अबव तो मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर होता है ना। बोलते हैं ना तुक्का लगाना हो तो ऑल ऑफ द अबव पे लगाओ, ज्यादातर वही आंसर होता है। हाँ तो बताओ केसीएल केबीआर में क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन अलग अलग एलिमेंट हो गए, जबकि हम जब भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाते हैं तो जो जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें वो दो एलिमेंट हमेशा क्या रहते हैं, सेम। तो केसीएल केबीआर में क्लोरीन ब्रोमीन अलग अलग एलिमेंट हो गए, इसलिए इस पे ये लॉ नहीं लगेगा। फिर KOH सीजियम यहाँ पर भी अलग हो गए, इसलिए लॉ नहीं लगेगा। यहाँ पर सेम है, देखो फॉस्फोरस क्लोरीन अलग अलग रेशो में कंबाइंड है, तो ये आंसर हो जाएगा। पहले दो नहीं हो सकते तो ऑल ऑफ द अबव तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। ठीक है, लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दो, मेरे बोलने का इंतजार मत किया करो। हो गया, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। रेडी? वैसा ही क्वेश्चन है, एक एक लाइन पढ़ के लिखते जाओ कि क्या क्या बोला है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, पढ़ने में बस देखने में बड़ा है। $15 तो फिर से मैंने देखा, एलिमेंट्स X एंड Y फॉर्म टू कंपाउंड्स, कंपाउंड 1 कंपाउंड 2। इन द फर्स्ट कंपाउंड 20 ग्राम X कंबाइन विद सर्टेन मास ऑफ Y, यानी W ग्राम Y बोल देती हूँ, ठीक है। और इन द सेकेंड कंपाउंड 20 ग्राम X combines with twice the mass of Y in the first compound, यानी 2W ग्राम ऑफ Y। ठीक है, यही बोला ना क्वेश्चन में। फिर इफ द मास ऑफ Y इन द सेकेंड कंपाउंड इज 30, इसका मतलब 2W की वैल्यू कितनी है, 30 ग्राम। तो बताओ W की वैल्यू कितनी होगी, 15 ग्राम। यही आंसर हो गया। कितना आसान है, बस क्वेश्चन को समझना था कि क्वेश्चन में कहा क्या। उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। सब इंग्लिश मीडियम के ही हैं, कोई है हिंदी मीडियम का? कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं कई बार कि भाई हिंदी मीडियम था और अभी हमने इंग्लिश मीडियम ऑप्ट कर लिया इसी साल। ठीक है, कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों को भी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती होती वैसे। आधे बच्चे तो यही समस्या लेकर आते हैं कि मैम क्वेश्चन आप जब कराते हो तो समझ तो आ जाता है, पर जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो हमें यही समझ नहीं आता क्वेश्चन में पूछा क्या है। ऐसी समस्या है किसी के साथ? बताएगा कोई नहीं, होगी तो बहुत लोगों के साथ। तो क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतना जल्द उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। चले आगे। अगला क्वेश्चन। रेडी? ऑन योर स्क्रीन।
हाँ जी, क्या लगता है? करेक्ट। थर्ड ऑप्शन। बस क्वेश्चन समझना है, बाकी है तो वही। बताओ, फैल गए क्या? फैल गए। चलो देखो सामने, टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। अगेन, आप मेरी अप्रोच भी देखना, जब जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ना, तो आप अप्रोच सीखना कि भाई मैं कैसे कर रही हूँ। एक्स और वाई एटॉमिक मास दे रखे हैं 16 और 14, ठीक है। दे कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स ए बी एंड सी। इन्होंने तीन कंपाउंड बनाए, एक ए, एक बी और एक सी, ठीक है। द रेशियो ऑफ different masses of Y which combines with fixed mass of X in A, B and C is 1:3:5। मतलब इन तीनों कंपाउंड्स में अगर मैं X का मास क्या कर दूं, फिक्स, तो जो Y का मास रेशो है वो कितना है, 1:3:5, ठीक है। इफ 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ X combines with 84 पार्ट्स बाय मास ऑफ Y, पार्ट्स का मतलब है कि वो ग्राम में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी, मतलब कुछ भी है। तो बी में 32 पार्ट्स एक्स के वाई के कितने से कंबाइन करते हैं, 84 से। तो बताओ, सी में एक्स के 16 पार्ट, सी में एक्स के 16 पार्ट वाई के कितने पार्ट से कंबाइन करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। अब बी और सी को आप ध्यान से देखो। आपको पता है बी और सी में अगर एक्स का मास सेम हो तो वाई का मास रेशो कितना होगा, 3:5। तो एक्स का मास सेम करते हैं। यहाँ पे कितना है, 32। यहाँ पे कितना है, 16। 16 के लिए आपको निकालना है तो इधर भी 16 कर दो। इधर आधा करोगे तो y भी तो आधा हो जाएगा। बोलो। तो x का मास हो गया फिक्स, और y का मास रेशो कितना होना चाहिए, 3:5। इसका मतलब y यहाँ पे कितना है, 42। और इधर मैं बोल देती हूँ स्मॉल y, तो अपॉन स्मॉल y शुड बी इक्वल टू 3/5। तो यहां से आपका स्मॉल y कितना आ जाएगा, 70। इसका मतलब वो कितने पार्ट से कंबाइन करेगा, 70 पार्ट्स बाय मास ऑफ y। क्लियर है? एनी डाउट? छापो। अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
हो गया? चले आगे। चलो अगला लॉ पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद आता है गे लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। पीडीएफ आपको मिल ही रहा है, थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो इसको कर लेना कंप्लीट। ठीक है। चलो नेक्स्ट है गे लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये लॉ किसने दिया था? ऑफ कोर्स अ साइंटिस्ट नेम्ड गे लुसाक। तो ये लॉ क्या बोलता है, जो स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं ऐसे ही समझा देती हूँ कि जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स अमोनिया NH3। आप इसको बैलेंस करोगे तो क्या करोगे? H2 के आगे 3 लगा दूं, अमोनिया के आगे 2 लगा दूं, हो गया बैलेंसिंग। अब ये जो कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट वैसे कौन सा रेशो होता है? मोल का रेशो होता है। मतलब ये बताता है कि 1 मोल N2 3 मोल H2 से कंबाइन करता है और 2 मोल अमोनिया बताता है। यानी कॉफिशिएंट का रेशो क्या है? 1:3:2। तो गेलुसैक बोलता है कि गैसेस के केस में जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के कॉफिशिएंट्स का रेशो होता है वही वॉल्यूम का भी रेशो होता है। जैसे अगर इसका V वॉल्यूम है तो इसका कितना होगा? 3V। और इसका कितना होगा? 2V। अगर इसका 50 ml वॉल्यूम है तो H2 का कितना होगा? 3 टाइम्स यानी 150 ml। और इसका कितना होगा? 200 ml। नहीं, 150 लिया था ना, तो 100 ml। ठीक है। इसका अगर लेट्स से 8 लीटर है तो इसका कितना होगा? 24 लीटर। और इसका कितना होगा? 16 लीटर। तो समझ में आई बात? तो जो आपका कॉफिशिएंट का रेशो होगा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, वही क्या होगा? वॉल्यूम रेशो। अब हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट्स, मतलब ये लॉ सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? गैसेस पे। द स्टाइक्योमेट्रिक रेशो, ये जो कॉफिशिएंट का रेशो है इसको क्या बोलते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक रेशो। इन विच दे रिएक्ट is also their volume ratio under the similar conditions of pressure and temperature। शर्त ये है कि प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस क्या होनी चाहिए? सेम। ठीक है। ये कोई नया वैसा नहीं है, आप जानते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जानते हो ना? अगर सेम प्रेशर टेम्परेचर है गैसेस के लिए, आर तो सेम है ही, तो यहां से भी पता चल रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो जो मोल्स होंगे, जो मोल्स का रेशो होगा, वही किसका रेशो होगा? वॉल्यूम का। क्लियर है? तो सिंपल सा ये लॉ था, और इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। इसको लिखने के लिए मिलते हैं आपको पूरे 2.5 मिनट। 2 मिनट 30 सेकेंड।
टाइम से पहले लिख लिया तुमने? 2.5 मिनट दिए थे ना मैंने। टेन सेकेंड्स मोर। चलो टाइम इज अप। अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन एंड ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 600 ml ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कंबस्शन एट सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर हम प्रोपेन का कंबस्शन करें, कंबस्शन लिखनी आती है आपको? प्रोपेन क्या होता है? C3H8। कंबस्शन करने का मतलब होता है उसका रिएक्शन कराना है आपको O2 के साथ, O2 की प्रेजेंस में इसको बर्न कराना है, और बनाना क्या है, CO2 और H2O। ये फिक्स रहेगी रिएक्शन। कभी भी कंबस्शन आ जाए ना किसी हाइड्रोकार्बन का, तो आप हाइड्रोकार्बन लिखना और उसको किससे रिएक्ट कराना, O2 के साथ, और क्या बनाना, CO2 एंड H2O। वाटर हम लिक्विड बनाते हैं कंबस्शन में। तो पहले आप ऐसी रिएक्शन लिखोगे, अगला काम क्या है, इसको बैलेंस करना, और बैलेंस करने के बाद आपको कोफिशिएंट का रेशियो पता चल जाएगा, तो वॉल्यूम भी आ जाएगा। करो, ट्राई करो। हम्म। फर्स्ट ऑप्शन। तो बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3। तो इधर भी 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। कितने हाइड्रोजन है, 8। 8 करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 + 4 10। 10 करने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई। तो सिंस ये लॉ सिर्फ गैसेस पे लगता है, तो वाटर को हम रेशो में नहीं लेंगे, सिर्फ इन तीनों को लेंगे, 1:5:3। ये कोफिशिएंट का रेशो है। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि CO2 कितना मिलना चाहिए, 600 ml। तो या तो आप ऐसे करो कि वॉल्यूम ऑफ C3H8 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 शुड बी इक्वल टू 1:3। अब वॉल्यूम ऑफ C3H8 आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 600 है, दिस इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ C3H8 कितना आ गया, 200। पर ये इतना क्यों करना है, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना। हमें पता है कि ये 3 होता है, तो ये इसका 1/3 है ना। तो ये 600 का 1/3 कितना हो गया, 200। समझ में आ रही है बात? और ये 1 है तो ये 5 टाइम्स है, तो ये 200 है, तो ये इसका 5 टाइम्स यानी 1000 ml आ जाएगा। आंसर फर्स्ट ऑप्शन। तो आप ये रेशो लगा के कर सकते हो, पर ये तो छोटे बच्चे करते हैं। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, पर बिना बताए करना किसी को, डायरेक्ट करना सीखो, डायरेक्ट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बड़े आगे, ऐसा ऐसा एक और क्वेश्चन है, अब आप लोग सबका आंसर आना चाहिए इसमें। What volume of oxygen would be required to burn completely 200 ml of acetylene? Acetylene क्या होता है? हाँ, C2 C2H4 2 C2H2। acetylene is ethine, C2H2।
बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस फॉलो करो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ, CO2H2O बनाओ, बैलेंस करो, कोफिशिएंट देखो, फिर वॉल्यूम बता दो। फाइव 500 ml और 400 ml। चलो, तो आ रहा है सबका आंसर। तो सबसे पहले एसिटाइलिन यानी C2H2 आपने लिखा, उसको किसके साथ रिएक्ट कराना है? O2 के साथ। क्या बनाना है? CO2 एंड H2O लिक्विड। अब इसके बाद क्या करोगे? बैलेंसिंग। यहाँ पे कितने कार्बन है? 2, तो इधर भी क्या करोगे? 2। कितने हाइड्रोजन है? 2, यहाँ पे पहले से ही 2 है। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 + 1 5। यहाँ पे कितने? 2, तो क्या करूं? 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं। लेकिन अब मेरे को होल नंबर चाहिए, मान लो मेरे को फ्रैक्शन में डील नहीं करना, तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा? 2C2H2 प्लस 5O2 गिव्स 4CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, रेशो कितना आ गया? 2:5:4। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? कितना ml एसिटाइलिन है? 200 ml। तो अगर ये 200 ml है, ये 2 होता है तो ये 5 होता है, तो ये 200 है तो ये कितना हो गया? 500 ml। और ये कितना हो गया? 400 ml। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम रेशो भी यही रहना चाहिए। ठीक है, तो उसने पहले किसका वॉल्यूम पूछा है? ऑक्सीजन का, यानी आंसर 500। फिर पूछा है CO2 का, तो पहले 500 फिर बाद में 400। ठीक है, तो इसमें आपको अलग अलग हाइड्रोकार्बन देके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको कंबस्शन ऐसे ही लिखना है, बैलेंसिंग करनी है और फिर यही सेम प्रोसेस। ठीक है, पढ़ते हैं अगला लॉ विच इज एवोगाड्रोस लॉ। ये लिख लिया सबने? चलो, नेक्स्ट लॉ है एवोगाड्रोस लॉ। ये लॉ दिया किसने था? ऑफ कोर्स एवोगाड्रो ने। और ये इसने बोला था कि इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स of all the gases contain equal number of molecules। मतलब अगर दो गैसेस का वॉल्यूम बराबर है तो उसका मॉलिक्यूल्स का नंबर भी क्या होगा? बराबर, अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगेन इसको भी हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से डिराइव कर सकते हैं। वैसे प्रेशर टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, आर तो सबका सेम होता ही है, इसका मतलब मोल्स भी सेम है। मोल सेम होते हैं तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। अब मोल्स मॉलिक्यूल जैसे आगे पढ़ेंगे, अभी जब मोल पढ़ेंगे, तो बेसिकली इसने बोला कि भाई जैसे मान लो आपकी रिएक्शन है H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स HCl गैस। बैलेंस करोगे तो 2HCl आ जाएगा। कॉफिशिएंट का रेशो क्या है? 1:1:2। तो वॉल्यूम रेशो भी कितना होगा अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक? 1:1:2। इसका मतलब इसका वॉल्यूम V तो इसका भी V और इसका वॉल्यूम 2V। यहां तक तो गे-लुसैक ने बोला था। अब एवोगाड्रो ने बोला कि अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम है तो इनके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम। इसके मॉलिक्यूल्स अगर n है तो इसके भी, और इसके फिर कितने हो जाएंगे? 2n। काम की बात, जो कॉफिशिएंट का रेशो वही वॉल्यूम रेशो, वही मोल रेशो, वही मॉलिक्यूल्स रेशो।
सब कुछ बराबर होगा। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए, गैसेस के लिए, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी किस पे लगता है, सिर्फ गैसेस पे। क्लियर है बात? ये लॉ था उसका, बिल्कुल बेसिक सा, सिंपल सा। अब देखो अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूं, इसका एक मॉलिक्यूल तो इसका एक मॉलिक्यूल तो इसके दो मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर इसका एक मॉलिक्यूल HCl का तो इसके हाफ, तो इसके हाफ, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि HCl का अगर एक मॉलिक्यूल बनाना है तो आधा मोल H2 लेना है, आधा मोल Cl2 लेना है, तो एक मोल HCl बन जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स तो हम आधा डिफाइन कर सकते हैं, क्या हम एटम को आधा डिफाइन कर सकते हैं, आधा एटम नहीं ना। तो बर्जीलियस इससे पहले एक और साइंटिस्ट था जिसने ये सिमिलर लॉ दिया था, ऐसा ही लॉ दिया था, बस उसने मॉलिक्यूल्स की जगह क्या टर्म यूज कर लिया था, एटम्स। और फिर उसका लॉ फिर डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि एटम तो उस टाइम पे पता था कि एटम तो डिवाइड ही नहीं हो सकता, आधा एटम कैसे बोल रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक सेंटेंस लिख रही हूं मैं कि बर्जीलियस गेव अ सिमिलर लॉ but he used the term atom instead of molecule and hence was discarded. ठीक है, हो गया। ठीक है, अब हम असली चैप्टर शुरू करते हैं, विच इज मोल कॉन्सेप्ट। ये तो मतलब इंट्रोडक्शन जैसा चल रहा था, ये तो ऐसा टॉपिक है जो हर जगह काम आएगा आगे भी जाके। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, उसका इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं विद द फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो एटम से छोटे कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसी से एटम बना है, फिर एटम से ही सब कुछ बना है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में तीन आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके चार्ज और मास आपको याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, दिस इज मैग्नीट्यूड। चार्ज बताना है तो नेगेटिव बता देंगे। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना ही होता है, बस पॉजिटिव में होता है, सेम चार्ज बस पॉजिटिव हो जाएगा। और न्यूट्रॉन जीरो, बिकॉज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। फिर मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और ग्राम में कहना हो तो 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और ग्राम में 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम।
और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है, तो हम सेम ही मान के चलते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इससे हमें ये बात पता चली कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन है। क्योंकि सोच के देखो 10⁻⁻31 और 10⁻⁻27 में 4 जीरोस का अंतर है। मतलब अगर मैं प्रोटॉन का मास 1 मानती हूँ तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास है 0.0001। ठीक है, मतलब बहुत कम है। तो बहुत कम है, तो जब भी कभी अभी हमें मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करना होगा तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को तो नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको हम मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर लिख देंगे, क्योंकि ऐड कर भी देंगे तो इतनी छोटी वैल्यू है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर एटॉमिक नंबर मास नंबर आपको पता ही है, पता है एक एलिमेंट है उसके सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर Z, और ऊपर क्या लिखते हैं, मास नंबर A। यहाँ पे Z होता है आपका एटॉमिक नंबर और A होता है उसका मास नंबर। तो जो ये Z होता है एटॉमिक नंबर, ये किसके बराबर होता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, या फिर क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है अगर स्पीशी कैसी हो, न्यूट्रल। न्यूट्रल हो तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो अगर चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्पीशी। ठीक है, फिर ए क्या होता है आपका मास नंबर, वो किसके बराबर होता है, अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कर दें तो उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, अब मास नंबर ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या मैं Z लिख दूं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कभी भी आपको किसी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं तो कैसे बताओगे, A माइनस Z, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, फिर इसके बाद लिख लेना लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एटम्स। तो अगर मेरे को किसी एटम का मास निकालना है, लेट्स से मेरे को निकालना है कार्बन का मास। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, मास नंबर 12। तो इससे देख के मुझे पता चला कि इसके पास प्रोटॉन कितने 6, इलेक्ट्रॉन कितने 6 और न्यूट्रॉन कितने 12 माइनस 6 6। ठीक है, अगर मेरे को इसका मास निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर जो जो भी भरा हुआ है उन सबके मास को सम कर दूंगी तो मेरे पास मास आ जाएगा। तो यानी अगर मेरे को निकालना है मास ऑफ 1 कार्बन एटम तो वो किसके बराबर होगा, 6 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने अभी भी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो ये क्या बन गया, 6 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो यानी ये हो जाएगा 6 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, यानी इट इज इक्वल टू 12 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी एक कार्बन एटम का मास कितना है, प्रोटॉन का मास इंटू 12। ठीक है, ऐसी अगर मेरे को निकालना है लेट्स से फास्फोरस का मास, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और मास नंबर होता है 31। ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, अभी मैं लिखवाऊंगी बाद में। तो अब हाँ, इसके पास क्या क्या है, प्रोटॉन कितने 15, इलेक्ट्रॉन कितने 15 और न्यूट्रॉन कितने हैं 16। 31 में से 15 माइनस करोगे 16 आ जाएगा। अगर मेरे को मास ऑफ 1 फास्फोरस एटम निकालना है तो कैसे निकालूंगी, 15 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 16 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 15 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, बराबर। तो ये कितना आ जाएगा 15 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 16 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, यानी 31 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो क्या मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे सकती हूँ कि मास ऑफ एनी एटम
इज इक्वल टू उसका मास नंबर ए इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। यही तो कर रहे हैं हम, मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। यानी कभी भी निकालना हो, जैसे नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है 14, नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14, तो नाइट्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा 14 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो किसी भी एटम का पूछा जाए तो आप मास नंबर लिखना और प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको उस एटम का मास मिल जाएगा। ठीक है, इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। टाइमर लगा देती हूँ मैं। बताओ ये स्लाइड लिखने के लिए कितना टाइम चाहिए? क्या? 1.5 मिनट, 1 मिनट 30 सेकेंड। स्केल से लाइनें लगाओगे तो उसका मेरा कोई टाइम अब नहीं, नहीं सिर्फ ये स्लाइड, ओनली दिस स्लाइड, 1 मिनट 30 सेकेंड्स। टाइम इज अप। इसको लिखने के लिए अनदर 1 मिनट 30 सेकेंड्स। हो गया, गया, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। पंद्रह सेकेंड और। चलो टाइम इज अप। इसको लिखने के लिए मैं दे रही हूँ आपको 2.5 मिनट, 2 मिनट 30 सेकेंड्स।
ठीक है, डन। ओके, टाइम इज अप। अब हमें पढ़ना है मोल क्या होता है। जैसे आप सबको वैसे पता ही होगा कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये नंबर कहाँ से आया? अच्छा, पहले तो ये मोल की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें ग्रुप बनाना था एटम्स का, क्योंकि सिंगल एटम तो कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी छोटा होता है। तो जिसको हम सोच ही नहीं पा रहे हैं उसके ऊपर हम स्टडी कैसे करेंगे? तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, ग्रुप बनाना पड़ा। अब ग्रुप बनाने के लिए हमें कुछ नंबर डिसाइड करना था। अब वो नंबर उन्होंने कैसे डिसाइड किया, तो उसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि मान लो आपके पास अभी मैं कोई एक डब्बा ला के रख दूं बहुत बड़ा सा, और उस डब्बे में बहुत सारी बॉल्स हैं छोटी छोटी। एक डब्बा है जिसमें बहुत सारी बॉल्स हैं। ठीक है, मेरे को काउंटिंग नहीं पता कि कितनी बॉल्स हैं, तो मैंने आपको बोला कि विदाउट एक्चुअली काउंटिंग द नंबर ऑफ बॉल्स आप पता करो कि इसमें कितनी बॉल्स हैं। कैसे पता करोगे? आप काउंट नहीं कर सकते, बिना काउंट करे आपको लेकिन पता करना है कि इसमें कितनी बॉल्स हैं, तो आप क्या करोगे? निकालनी होंगी। तो मैं कैसे निकालूंगी? 500 को किससे डिवाइड करके? 2 से। तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी बॉल्स हैं इसमें, 250 बॉल्स हैं। यही तरीका होता है ना। ऐसे ही उन्होंने एटम्स का कितने का ग्रुप बनाए, तो उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं जिसमें 12 ग्राम कार्बन भर देते हैं। ठीक है, और उस 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन एटम्स होंगे उसी को क्या मान लेंगे, एक मोल। समझ में आई बात? ये पूरे बॉक्स बॉक्स नहीं लिया होगा, पर ऐसा सोचो कि एक बॉक्स है जिसमें कार्बन कितना है, 12 ग्राम। तो उन्होंने सोचा 12 ग्राम में जितने भी कार्बन एटम्स होंगे ना, उसको हम क्या मान लेंगे, एक मोल। तो एक मोल की डेफिनेशन आ गई वहां से कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज और पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम और इतने केजी ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। 12 ग्राम को केजी में लिख लिया। तो यानी अब ऐसा मानो कि आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर बॉल्स की जगह क्या है, कार्बन एटम्स। अब आप एक्चुअल में इतना ज्यादा नंबर है कि आप एक्चुअल में तो इसको काउंट नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने के लिए? इस पूरे का मास लोगे विच इज 12 ग्राम, अपॉन किससे डिवाइड करोगे इसको, मास ऑफ वन बॉल किया था वहां पे, यहाँ पे मास ऑफ वन कार्बन एटम से करोगे। और एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, है ना। 12 से 12 कैंसिल, तो ये किसके बराबर आ गया, 1/mp। ये आपका किसका बराबर है, 1 मोल का अमाउंट है। और आप अगर मास ऑफ प्रोटॉन पुट करोगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाता है, 6.023 इंटू 10⁻23। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से क्लियर हो गया कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का अगर हम 1 मोल लेंगे तो उसमें कितने पार्टिकल्स लेने हैं, इतने, और इसको हम क्या लिखते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो क्लियर है सबको ये नंबर कहां से आया? तो यानी 1 मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल एटम्स हैं, तो आप बोलोगे आपके पास इतने एटम्स हैं। मैं बोलूंगी 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप बोलोगे इतने एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मेरे बोलूं 1 मोल आयंस हैं, तो एवोगाड्रो आयंस हैं। मेरे पास है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब Na इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स मतलब Na प्रोटॉन्स एंड सो ऑन। 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब Na न्यूट्रॉन्स। ठीक है,
जैसे मैंने बोला मेरे पास 1 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास Na वाटर मॉलिक्यूल्स है। मैंने बोला मेरे पास 1 मोल सल्फेट आयन है, तो इसका मतलब मेरे पास Na नंबर ऑफ सल्फेट आयन्स है। मैंने बोला मेरे पास 1 मोल लेट्स से फ्लोरीन एटम है, तो इसका मतलब मेरे पास Na नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स है, एंड सो ऑन। तो किसी भी चीज का 1 मोल अगर आप लोगे तो उसमें Na पार्टिकल्स होंगे, और Na मतलब एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23, और 1/mp करते हैं, 1/मास ऑफ प्रोटोन, तो क्या आ जाता है Na। 1/mp करते हैं तो Na आ जाता है, या फिर 1/Na करेंगे तो क्या आ जाएगा mp। तो ये भी आप याद रखोगे कि जब भी 1 अपॉन एवोगाड्रोस नंबर करते हैं तो मास ऑफ प्रोटोन के बराबर वैल्यू आ जाती है। ये हमें याद होगा तो हमें कैलकुलेट बार बार नहीं करना पड़ेगा। लिख लिया। ये बीच में ऑफ नहीं और आएगा। और चले आगे, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, चले आगे। ओके, अब एक क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज कैलकुलेट करना है।
करो करो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये आपको पता है, एक मोल पे निकाल लो। क्या क्या क्या? एक पे? हाँ तो मेरे को कैलकुलेट करके बताओ। हाँ तो एन ए की वैल्यू पुट करो और मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। और मेरे से पूछा क्या है? एक मोल पे। एक मोल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? एन इलेक्ट्रॉन्स। तो एक पे इतना तो एन पे कितना? क्या करेंगे? एन से मल्टीप्लाई। पता है ना सबको ये? तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एन की वैल्यू पुट करोगे 6.02 इंटू 10⁻23। ये पुट करोगे ना जब, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आती है वो 96500 आती है। 96500 कूलम के आसपास आता है ये, ठीक है। और 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 फैराडे। तब हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई। जितने मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही फैराडे चार्ज होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन तो 1 फैराडे चार्ज। दो मोल इलेक्ट्रॉन तो 2 फैराडे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे। 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन 0.5 फैराडे। तो जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतना फैराडे चार्ज। और अगर आपको बोला जाए कि कूलम में बताओ, तो फैराडे में तो पता ही है, और एक फैराडे में इतने कूलम होते हैं, तो 96500 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर बता दोगे। यानी आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यानी चार्ज ऑन एन मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन फैराडे। और फैराडे में अगर आपने निकाल लिया, तो कूलम में आप क्या करोगे? 96500 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चार्ज आपका कूलम में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। अब आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे बताओ, बोले 2 फैराडे। अब वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछेगा। तो उसके लिए पहले ऐसे बताओ मेरे को, जैसे मान लो सोडियम है। सोडियम का एक एटम है, ठीक है। और अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो Na+ बन जाएगा, है ना। तो अगर ये 1 एटम है, तो इससे 1 आयन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1 मोल एटम है, तो ये भी आयन भी कितने बनेंगे? 1 मोल आयन बनेंगे। और इलेक्ट्रॉन भी कितने बनेंगे? 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 फैराडे। तो इस पे भी कितना चार्ज होगा? 1 फैराडे। क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ही तो, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपके पास Mg+2 मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 2। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और 2 इलेक्ट्रॉन बने। तो अगर ये एक एटम है, तो एक एटम से एक आयन बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। लेकिन अगर 1 मोल एटम है, Na एटम्स है, तो उससे आयन भी तो Na बनेंगे। 1 मोल, 1 मोल आयन बनेंगे। और इलेक्ट्रॉन भी कितने निकलेंगे फिर? 2 मोल। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 2 फैराडे। तो इस पे भी कितना चार्ज होगा? 2 फैराडे। यानी जितना 1 पॉजिटिव चार्ज था ना, तो 1 मोल पे कितना फैराडे लगा दो? 1 फैराडे। 2+ चार्ज है ना,
तो 1 मोल पे कितना फेराडे लगा दो, 2 फेराडे। ऐसे ही 3 प्लस चार्ज होगा तो 3 फेराडे ऑन 1 मोल। और जितने मोल पे पूछा जाए तो यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड जानते हो ना, 2 पे इतना तो 4 पे कितना, आता है ना ये करना, पक्का? ठीक है, आना भी चाहिए। अब जैसे मान लो ऐसे है, SO4 2 माइनस, कितना नेगेटिव है, 2 नेगेटिव। तो इसके 1 मोल पे कितना फेराडे लगा दोगे, 2 फेराडे। तो जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव आपको चार्ज दिखे उतना फेराडे लगा दो उसके 1 मोल पे, और फिर जितने मोल के लिए पूछा है उसको यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर देंगे। जैसे एक सैंपल के तौर पे एक क्वेश्चन कि भाई अगर मैं बोलूं कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 पॉइंट, या ऐसा करो चार्ज ऑन 0.25 मोल ऑफ Fe+2। हम्म, तो अब मैंने आपको बताया कितना चार्ज दिख रहा है आपको, 2+, इसका मतलब 2 फेराडे लगा दो उसके 1 मोल पे। तो 1 मोल पे 2 फेराडे, तो 0.25 मोल पे कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 यानी 0.5 फेराडे। और अगर आपसे कूलम में आंसर पूछ लिया तो इसी को फिर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 96500 से, तो आंसर आपका कूलम में आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, चले आगे। चलो ये क्वेश्चन कर दो फिर। चारों। एजाइड क्या होता है पता है किसी को, व्हाट इज एजाइड? किसी को बताओ। N3 1 नेगेटिव, N3 1 नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम एजाइड आयन। ठीक से लिखो। हो गया होगा। तो 0.5 मोल ऑफ Na+ कितना पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव। इसका मतलब 1 मोल पे कितना फेराडे, 1 फेराडे। तो 0.5 मोल पे 0.5 फेराडे, आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में लिखा है 0.3 मोल ऑफ SO4 2 माइनस, कितना माइनस, 2 माइनस, तो कितना फेराडे,
2 फैराडे उसके 1 मोल पे, तो 0.3 मोल पे कितना फैराडे? 0.6 फैराडे। ठीक है। तीसरा एल्यूमिनियम 3+ कितना पॉजिटिव है? 3 पॉजिटिव। इसका मतलब इसके 1 मोल पे कितना फैराडे? 3 फैराडे। तो 1.2 मोल पे कितना फैराडे? 3 इंटू 1.2 यानी 3.6 फैराडे। अगला है 2.5 मोल ऑफ एजाइड आयन, कितना नेगेटिव है? 1 नेगेटिव। तो इसके 1 मोल पे 1 फैराडे, तो 2.5 मोल पे 2.5 फैराडे। तो कितना आसान हो गया ये काम। अगर सोचो, अगर हम ये नहीं, अगर हम याद रखते हैं ये डायरेक्ट, तो क्या करना पड़ेगा फिर? आपको फिर वही करना पड़ेगा, जैसे एल्यूमिनियम 3+ है तो आप देखोगे कि 3 इलेक्ट्रॉन गए, इसका मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, पहले वो कैलकुलेट करोगे। 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁹, 3 मोल पे मतलब 3 Na से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपको आंसर मिलेगा, फिर उसको वापस 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हमें डायरेक्ट ये याद रखना है कि जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतना फैराडे चार्ज। ठीक है, बढ़े आगे। लिख लिया सबने? अब आपको एटॉमिक मासेस याद है 1 से लेके 20 तक? अब याद नहीं भी है तो याद करेंगे अब हम। एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? हाइड्रोजन। और उसका मास कितना होता है? 1। 2 मास, 3 मास, डबल करते जाओ बस तुम, है ना। लिथियम, और इसका मास हम 7 लेते हैं। ठीक है। वैसे तो इनके एग्जैक्ट नहीं होते हैं ये मासेस, हम जैसे 6 भी नहीं है 7 भी नहीं है, इसके आइसोटोप्स होते हैं, फिर हम उसका एवरेज निकालते हैं तो ये ज्यादा क्लोज 7 के आता है, 6 से ज्यादा। ठीक है। फिर उसके बाद 4 बेरिलियम, इसका मास हम 9 लेते हैं। 5 बोरोन, इसका मास वैसे 10.8 आता है तो हम 11 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। कार्बन 6 कार्बन मास 12। 7 नाइट्रोजन मास 8, मास 16। 9 फ्लोरीन मास 19। और 10 नियॉन मास 20। 11 कितना मास है? 23। 12 मैग्नीशियम मास 24। 13 एल्यूमिनियम कितना मास? 27। 14 सिलिकॉन मास 28। 15 फास्फोरस मास 31। 16 सल्फर मास 32। 17 क्लोरीन मास 35.5। अगेन ये भी 35 और 37 के एवरेज से आता है, वो हम करेंगे बाद में बात। 18 आर्गन मास 40। 19 पोटेशियम मास 39। और 20 कैल्शियम मास 40। ठीक है। तो 1 से लेके 20 तक के मासेस आपको पता होने चाहिए, और 20 के बाद वाले अगर कोई मासेस यूज होते हैं क्वेश्चन में तो हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। कैल्शियम तक के भी वैसे गिवन होते हैं, बट नहीं भी गिवन तो एक्सपेक्टेड है हमें कि हम हमें याद होने चाहिए। ये टेबल आप बना लो, बाकी फिर हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज तो बस मोल का इंट्रोडक्शन हुआ है, अभी हम मोल की असली कैलकुलेशंस अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ये लिख लेना आप खुद से, पहले मैं सेव कर लूंगी।
तो कल हम करेंगे कैलकुलेशंस, मोल कैलकुलेशंस।